Good morning everyone. I am Chanchal Verma, Assistant Professor from Allied Medical Sciences, IMT University, मेरठ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग हम पढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। तो पहले हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिजीज़ इन टिश्यू सेक्शन, यानी कि हम टिश्यू सेक्शंस में डिजीज़ की स्टडीज़ करते हैं। देन सबसे पहले क्या होता है, जो आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जो टिश्यू आता है तो उसके साथ हम कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं उसमें। तो स्पेसिमेन हमने रिसीव किया लैब में, अब वो हॉस्पिटल से आता है, ओटी से आता है, तो हमने क्या किया, उसको रिसीव किया। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, 10% फॉर्मेलिन में उसको फिक्स करते हैं, यानी कि फिक्सेशन करते हैं। देन उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग में हम क्या देखते हैं, अपीयरेंस, मेजरमेंट्स और नोटिस करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस से, ठीक है, और उसका कलर कैसा है, ये सारी चीज़ हम ग्रॉसिंग में चेक करते हैं। और उसके बाद हम फिर से उसको फिक्स के लिए रख देते हैं फॉर्मेलिन में। देन उसके बाद क्या होता है हमारा, हम जो सेक्शन कटिंग करते हैं, हमारा जो सेक्शन कटिंग होता है वो लेस देन 4 mm ही होना चाहिए, यानी कि इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और जो फाइनल स्टेप होता है हमारा वो होता है स्टेनिंग। सो टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप, यानी कि फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग, सेक्शन कटिंग, रूटीन, स्टेनिंग, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं स्टेप्स टिश्यू प्रोसेसिंग के। देन सबसे पहला स्टेप आता है हमारा फिक्सेशन। तो कोई भी टिश्यू है, ऑर्गन है, जब हम बॉडी से निकालते हैं तो क्या होता है, वो डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज होने लगता है तो उससे क्या होता है, किस वजह से होता है, जब आप लॉस ऑफ ब्लडी सप्लाई एंड ऑक्सीजन, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑफ ऑटोलाइटिक एंजाइम और प्यूट्रिफेक्शन बाय बैक्टीरिया। तो इससे क्या होगा, जो भी टिश्यू होगा या हमारा ऑर्गन होगा वो सड़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन कौन देता है हमें, फिक्सेशन। तो जो सबसे कॉमन फिक्सेशन है वो है फॉर्मेलिन, ठीक है। देन फिक्सेटिव, क्या इफेक्ट डालता है फिक्सेटिव, प्रिवेंट्स प्यूट्रिफेक्शन एंड ऑटोलाइसिस। जो भी आपका टिश्यू है, ऑर्गन है, जो भी हम फिक्स कर रहे हैं वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा प्यूट्रिफेक्शन से और ऑटोलाइसिस से। देन हार्डनेस द टिश्यू विच हेल्प्स इन सेक्शन कटिंग। जब भी हम कोई टिश्यू या ऑर्गन बॉडी से निकालते हैं वो सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड, वो इतना हार्ड बनाता है कि वो कट हो सके माइक्रोटोम पर। देन मेक सेल इंसेंसिटिव टू हाइपरटोनिक और हाइपोटोमिक सॉल्यूशंस। देन act as a modern induce optical contrast for good morphological examination। तो फिक्सेशन क्या करता है, आपके जो भी टिश्यू है, ऑर्गन है, उसमें प्रॉपरली प्रिजर्व होता है और उसको सॉफ्ट से हार्ड बनाता है, और मॉर्फोलॉजिकल जो हम उसको माइक्रोस्कोप पर देख सकें क्या चेंजेस है, क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो हम ऑब्जर्व कर सकें, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। देन आइडियल फिक्सेटिव, एक आइडियल फिक्सेटिव कौन सा होता है, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। जो कि चीप हो, यानी कि कॉस्ट जिसकी कम हो और इजीली हमें मार्केट में मिल जाए। देन इट शुड बी स्टेबल एंड सेफ टू हैंडल, जो कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए भी सेफ हो, उसको यूज़ करना और हमें कोई हार्म ना हो उससे। इट शुड बी रैपिड इन एक्शन, और उसका जो एक्शन होना चाहिए, यानी कि जो फिक्सेशन होना चाहिए वो रैपिडली हो, ऐसा ना हो कि वो बहुत स्लो फिक्स करे। देन इट शुड कॉज मिनिमम लॉस ऑफ टिश्यू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टिश्यू है हमारा उसको कम लॉस हो, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस ना है, ना ही कलर में, ना ही साइज में, ना ही उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें। देन इट शुड नॉट बाइंड टू द रिएक्टिव ग्रुप इन टिश्यू विच आर मेंट फॉर डाइज। तो और कैसा होना चाहिए हमारा फिक्सेटिव, जो कि जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं टिश्यू में उससे वो बाइंड ना हो। देन इट शुड गिव इवन पेनिट्रेशन, यानी कि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो, ऐसा ना हो कि हमारा टिश्यू है आधा फिक्स हुआ है आधा नहीं हुआ है। तो फिक्सेटिव का काम क्या है, वो पूरे टिश्यू के अंदर तक जाए, पेनिट्रेट होए और उसको फिक्स करे। नहीं तो क्या होगा, बाहर बाहर से टिश्यू लगेगा हमें कि ये डिकम्पोज नहीं हुआ है, और जब हम उसको कट करेंगे, ग्रॉसिंग करेंगे, देन वी विल फाइंड कि वो डिकम्पोज हो चुका है, उसमें जो भी बॉडी से जब हमने निकाला था वो ठीक था और उसके बाद उसमें चेंजेस आ गए हैं। देन इट शुड रिटेन नॉर्मल कलर ऑफ द टिश्यू, यानी कि जो भी टिश्यू का कलर है वो एज इट इज रहे, चेंज ना हो।
It should not impart its own color to the tissue. And जो फिक्सेटिव का कलर है वो फिक्सेटिव का कलर टिश्यू पे ना जाए, जो टिश्यू का मेन कलर है वो ही एज इट इज रहे. देन टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव. देन यहाँ पे है सिंपल फिक्सेटिव, कंपाउंड फिक्सेटिव. सिंपल फिक्सेटिव यानी कि वन सब्सटेंस, यानी कि जो एक ही चीज से मिलकर बना है वो है फॉर्मेलिन, जो कि मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव है जो कि यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में. देन कंपाउंड, जो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, जैसे कि बॉयन सोल्यूशन, ज़ैंकर सोल्यूशन. देन उसके बाद आता है माइक्रो एनाटॉमिकल. ये किस लिए करता है? प्रिजर्व्स करता है एनाटॉमी टिश्यूज को. और फिर है साइटोलॉजिकल, जो कि साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर फीचर्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं. देन हिस्टोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एंजाइम्स को देखने के लिए. देन नेक्स्ट इज कॉमनली यूज फिक्सेटिव. कॉमनली यूज, जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर्मेलिन जो है वो मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव है, रूटीनली यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी में क्योंकि ये चीप होता है एंड इजीली अवेलेबल हो जाता है हमें. हम कितना फॉर्मेलिन यूज करते हैं? हमेशा ध्यान रखिए 10% फॉर्मेलिन. 10% से ज्यादा नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, हमेशा 10% फॉर्मेलिन का ही यूज करेंगे. देन ग्लूटाल्डिहाइड, जो कि कब यूज होता है? जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी होती है. देन पिक्रिक एसिड यानी कि बॉयन सोल्यूशन, जो कब यूज होता है? रेनल एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज के लिए. जब हमारे पास रेनल या टेस्टिकुलर टिश्यूज आते हैं तो उसमें हम जो फिक्स करते हैं यानी कि फिक्सेशन करते हैं वो फॉर्मेलिन से नहीं करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड से नहीं करते हैं. किससे करते हैं? बॉयन सोल्यूशन से, पिक्रिक एसिड से. देन अल्कोहल यानी कि कैरेनॉइज फिक्सेटिव, इसमें क्या होता है? अल्कोहल पाया जाता है. ये हम कब करते हैं? जब हमें साइटोलॉजिकल स्मेयर्स, एंडोमेटीरियल सैम्पलिंग करनी होती है. ठीक है. देन ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ये कब यूज करते हैं हम? CNS टिश्यूज एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए. यहाँ पे हमने बताया ग्लूटाल्डिहाइड भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होता है और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, लेकिन ये CNS टिश्यूज के लिए भी यूज होता है. CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारा जार है, इसमें क्या है? इसमें 10% फॉर्मेलिन है और ये हमारा टिश्यू है जो कि हमने इसमें फिक्स किया है. तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी आपका टिश्यू है उसमें जो आप फिक्सेटिव डालेंगे वो हमेशा उससे ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि मोर देन 20 ऑफ द टिश्यू. हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज का. ये हमारे बड़े जार्स होते हैं, यानी कि जो बड़े टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स जिन्हें, जैसे हम ऑर्गन्स लेते हैं किसी की बॉडी से. अगर सपोज हमने कोई भी ऑर्गन लिया है, फॉर एग्जांपल हमने यूट्रस ही रिमूव किया है और उसकी हमें बायोप्सी करानी है, तो हम क्या करें? बड़ा जार लेते हैं और उसमें डिप हो जाना चाहिए हमारा पूरा टिश्यू, हमारा पूरा ऑर्गन जो है फॉर्मेलिन में डिप हो जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से फिक्स्ड हो सके. ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये है ग्रॉसिंग की. ये जो ग्रॉसिंग जो करते हैं वो MD पैथोलॉजिस्ट करते हैं या फिर सीनियर टेक्नीशियंस करते हैं. तो ये उनका काम होता है, ग्रॉसिंग करते हैं, प्रॉपरली मेजरमेंट करते हैं, उनको चेक करते हैं कलर में कोई चेंजेस है. ठीक है. और सेकेंडली हमें कौन सा जो पार्ट है जो हमें स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है वो भी ग्रॉसिंग में ही डिसाइड होता है. ये देखिए, इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं. ये देखिए, ये स्केल है और यहाँ हम इस टाइप से हम मेजरमेंट लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका साइज बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, थिन, ज़्यादा थिन तो नहीं है, ज़्यादा थिक तो नहीं है. तो इस टाइप से हम मेजर करते हैं. नाउ डिहाइड्रेशन स्टेप. डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर को रिमूव करना, यानी कि हमारे पास जो टिश्यू आया है या ऑर्गन आया है उसमें से हम क्या कर रहे हैं? वाटर को रिमूव कर रहे हैं. ठीक है. टिश्यू सेंड थ्रू ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल. तो इसमें हम क्या करते हैं? हम जो ग्रेड्स यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए वो ग्रेड्स हम किसकी कैसे करते हैं? 70, 80, 95 एंड लास्ट में आता है हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल. अगर यहीं पे हम डिहाइड्रेशन की जगह हाइड्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास टिश्यू है, डिहाइड्रेशन तो हम करते हैं इस ग्रेड में करते हैं. सपोज हमें हाइड्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम इस ग्रेड पे उल्टा चलें, रिवर्स में चलेंगे. ठीक है.
नाउ एथाइल, मोस्ट कॉमनली यूज मिथाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एसीटोन कैन यूज। डिहाइड्रेशन के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं? एथाइल। एथाइल जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज डिहाइड्रेशन सोल्यूशन है जो कि हम यूज करते हैं। उसके अलावा मिथाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एसीटोन भी यूज करते हैं। देन क्लियरिंग। क्लियरिंग क्या होता है? क्लियरिंग एजेंट होता है जैसे जिसमें क्या होता है, अल्कोहल फ्रॉम टिश्यूज एंड सेल्स इज रिमूव्ड। सबसे पहले हमने क्या किया? डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन किससे किया हमने? सपोज इथाइल से किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस भी डिहाइड्रेशन सोल्यूशन लिया है हमने, अब क्लियरिंग में वो क्या करेगा? उसको रिमूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिश्यू है, सेल्स है, उसमें से हम अल्कोहल को रिमूव करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो टिश्यू है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, यानी कि उसमें से जो भी अल्कोहल फिल्ड है या फिक्सेटिव जो भी फिल्ड था वो क्या होगा, वो अब निकल जाएगा उसमें से। ठीक है, क्लियरिंग एजेंट हम मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं क्लियरिंग एजेंट ज़ाइलिन। ज़ाइलिन मोस्ट कॉमनली यूज। इसके अलावा ज़ाइलिन हम इसलिए यूज करते हैं कि मोस्टली अवेलेबल होता है मार्केट में, इजीली हमको मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स इट्स चीप एंड बेस्ट। और उसके अलावा हम टॉलिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड सेडारवोल्ड ऑयल भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इम्प्रेग्नेशन। व्हाट इज इम्प्रेग्नेशन? इम्प्रेग्नेशन क्या करता है, जो भी क्लियरिंग एजेंट हमने यूज किया है अब हम उसको रिमूव करेंगे किसकी मदद से? वैक्स की मदद से। वैक्स हम मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एज सेम एज इट्स चीप एंड बेस्ट एंड इट इज easily available in market. Then empty spaces in tissues and cells after removal of clearing agent are taken by molten wax hardens the tissue. तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्लियरिंग एजेंट जो हमने यूज किया है इम्प्रेग्नेशन में, हम उसको रिमूव करेंगे वैक्स के थ्रू, और जो भी एरिया टिश्यूज में कैविटीज रह जाती हैं यानी कि स्पेसेस रह जाते हैं, वो हम किससे फिल करेंगे? हम मॉल्टन वैक्स के थ्रू हम उसको फिल कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि जब हम उसकी सेक्शन कटिंग करें वो प्रॉपरली सेक्शन कटिंग हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं स्पेस रह गया, कोई कैविटी फिल नहीं हुई है, तो वो सेक्शन जो है कट नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने लाइक कि हेल्प्स इन सेक्शन कटिंग मेल्टिंग पॉइंट, और जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए पैराफिन वैक्स का, या कोई भी 20 वैक्स हम ले सकते हैं पैराफिन वैक्स के अलावा, बट पैराफिन वैक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैक्स। तो इसका कितना होना चाहिए? 54 to 60 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारी वैक्स का 54 to 62 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन एंड नाउ उसके बाद आता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने, टिश्यू हमारे पास आया हॉस्पिटल से, हमारे पास टिश्यू आया, हमने वो फिक्स जो आपके पास ओटी से टिश्यू आता है वो ऑलरेडी 10% फॉर्मेलिन में फिक्स करके वो हमको देते हैं, यानी कि बॉक्स में रखे या जार में रखे वो हमको लैब में लेके आते हैं। उसके बाद हमें जो चेक करना होता है वो ये चेक करना होता है कि जो उन्होंने 10% फॉर्मेलिन उसमें डाला है वो इतना है कि हमारा जो टिश्यू है प्रॉपरली उसमें प्रिजर्व हो पा रहा है या नहीं, कम तो नहीं है, तो वो हमारा चेक करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रिक्विजिशन फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम अपना जो लैब नंबर होता है उसको वो देते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर होता है, मैन्युअली वर्क होता है उसमें, कि उसमें जो भी आपके पास टिश्यू ऑर्गन जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, हम अपना नंबर देंगे। एक हॉस्पिटल नंबर होता है, एक हमारे लैब का खुद का नंबर होता है। देन उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है ग्रॉसिंग। देन ग्रॉसिंग में हम क्या करते हैं, ग्रॉसिंग में हम उसकी अपीयरेंस चेक करते हैं, मेजरमेंट चेक करते हैं, ठीक है, साइज चेक करते हैं एंड वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जो हमें कट करके आगे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद क्या होता है, हमारा स्टेप डिहाइड्रेशन होता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि डिहाइड्रेशन का काम क्या है, वाटर को रिमूव करना। एंड क्लियरिंग, देन क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, जो हमने डिहाइड्रेशन में जो भी हमने यूज किया है उसमें वो अल्कोहल को रिमूव करता है। क्लियरिंग एजेंट हम कौन सा यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली ज़ाइलिन। इसके अलावा हम टॉलिन है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है
एंड सिडाबोड ऑयल। हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसे डिहाइड्रेशन में हमने क्या यूज किया, सपोज इथाइल किया, मिथाइल भी हम यूज कर सकते हैं। देन इम्प्रेग्नेशन, इम्प्रेग्नेशन में क्या होगा, वो क्या करेगा, जो भी हमने क्लियरिंग एजेंट यूज किया है वो उसको रिमूव करेगा। ठीक है, हम इम्प्रेग्नेशन किसके थ्रू करते हैं, वैक्स के थ्रू करते हैं। वैक्स कौन सी हम यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 52 से 62 डिग्री सेल्सियस। नाउ ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर दो तरीके के होते हैं, हाइड्रोलिक एंड वैक्यूम, यानी कि ओपन एंड क्लोज। ये हमारा हाइड्रोलिक प्रोसेसर, इसमें क्या होता है, 12 स्टेशंस होते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक प्रोसेसर, इसमें क्या है, ये क्या है, ये 12 स्टेशंस हैं। ठीक है, ये इस टाइप से होता है और इसमें इस तरीके से ऐसे जार्स होते हैं, इनको हम स्टेशंस बोलते हैं। ठीक है, एक जार क्या होता है, इसमें एक जार जो होगा वो होगा फॉर्मेलिन का, और 6 जार जो होंगे ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल। ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल हम कब यूज करते हैं, जब हमें डिहाइड्रेशन करना होता है। तो अभी क्या हमने बताया, हमने आपको मैन्युअली बताया कि हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में खुद से सारी चीज होती है, हमें सिर्फ टाइम सेट करना होता है। ठीक है, तो 6 जार्स हो गए ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल के, 3 जार्स हो गए जाइलिन के। जाइलिन किस लिए यूज करते हैं हम, क्लियरिंग के लिए, ताकि हमारा जो टिश्यू है वो अल्कोहल रिमूव हो जाए उसमें से और वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। देन 2 जार होते हैं हमारे मॉल्टन पैराफिन वैक्स के। मॉल्टन पैराफिन वैक्स किस लिए यूज होती है, इम्प्रेग्नेशन के लिए। देन ये आपका हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक प्रोसेसर ही है। देन उसके बाद आता है हमारा वैक्यूम प्रोसेसर, यानी कि क्लोज प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है। फ्लूइड्स आर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ अ सिंगल स्टेशन सिक्वेंशियली, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, एक एक करके हम जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसमें सिंगल स्टेशन होता है, उसमें कितने थे, उसमें 12 स्टेशन थे, ये सिंगल स्टेशन होता है, यही डिफरेंस होता है इसमें और उसमें। देन एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग, अब ये हमने डिहाइड्रेशन किया, क्लियरिंग किया, इम्प्रेग्नेशन किया। नाउ नेक्स्ट इज एम्बेडिंग एंड ब्लॉकिंग। ठीक है, एम्बेडिंग किससे करते हैं हम, मॉल्टन वैक्स से। मॉल्टन वैक्स कौन सी होती है, हमारी पैराफिन वैक्स, जिसका हम आपको बता चुके हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए। ठीक है, वैक्स से करेंगे। वैक्स ब्लॉक्स होते हैं जो कि मेटालिक या फिर प्लास्टिक माउस के होते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, एल शेप होते हैं, ये इस टाइप से होते हैं, हम इसको इस तरह से रखते हैं। ठीक है, इसका जो हम इसे एल ब्लॉक्स कहते हैं और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ल्यूकार्ड्स। ल्यूकार्ड्स ब्लॉक भी हम इसको बोलते हैं, इस टाइप से। ये मेटालिक के होते हैं और ये क्या है, ये प्लास्टिक माउल्ड्स हैं, प्लास्टिक माउल्ड्स। देन एम्बेडिंग सेंटर, ये क्या है हमारा, ये एम्बेडिंग सेंटर हमारा दिखाया गया है इसमें पिक्चर में। ठीक है, वैक्स रिजर्व हीटेड एरिया फॉर स्टील माउल्ड्स, वैक्स डिस्पेंसर सेपरेट हॉट एंड कोल्ड प्लेट्स। इसमें एम्बेडिंग सेंटर में क्या क्या चीज होनी चाहिए, आपके स्टील माउल्ड्स होने चाहिए, वैक्स डिस्पेंसर होना चाहिए और सेपरेट हॉट एंड कोल्ड प्लेट्स होनी चाहिए आपके। देन रिमूव टिश्यू फ्रॉम कैसेट्स, जब हम ब्लॉक्स बना लेते हैं, हम ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, सपोज ये हमारा ब्लॉक है, इसे हम एल शेप ब्लॉक कहते हैं या फिर ल्यूकार्ड्स कहते हैं, ल्यूकार्ड्स ब्लॉक। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मॉल्टन पैराफिन वैक्स है उसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से एरिया में उसको फिल करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि वो जल्दी से क्या हो, ड्राई ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें करने के बाद फोर्सेप्स की मदद से हमारा जो भी टिश्यू है, जो हमने सेक्शन कटिंग की है, यानी कि जो हमने सेक्शन कट किया है, उसको हम फोर्सेप्स की मदद पे इन द सेंटर में उसको रखेंगे। देन उसके बाद फिर से हम इस पे क्या करेंगे, जो हमारी मॉल्टन पैराफिन वैक्स है उसको पोर कर देंगे। पोर करने के बाद इसको हम रख देंगे एंड देन विल वेट फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, ताकि वो सही से ड्राई हो जाए। तो इस टाइप से हम इसमें रखते हैं
ये देखिए ये टिश्यू ये यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं सेंटर में। ये देखिए थोड़ा ब्लर है बट इट्स शोइंग दैट कैसे हमने माउथ में टिश्यू रखा है। सपोज हमारे पास एक ही टिश्यू जो हमारे पास आया, एक ही पेशेंट का टिश्यू है और उसमें से हमें 2 सेक्शन लेने हैं, यानी कि ब्लॉक हमारे पास जो है सेक्शन जो है 2 है और वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एक ही ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो पर ध्यान हमें रखना होता है कि हम जब वो यूज़ कर रहे हैं, हम जब उसमें ब्लॉक बना रहे हैं, तो हम पहले जो हम उसमें रखेंगे वैक्स में, वो पहले हम बड़े साइज का रखेंगे और फिर छोटे साइज का हम टिश्यूज में रखेंगे, ताकि वो प्रॉपरली एकदम से अच्छे से उसमें प्रिजर्व हो जाए। देन इस टाइप से हमें बाद में जब मोल्ड्स वो ड्राई हो जाती है वैक्स, हम मोल्ड्स में से निकालते हैं, एल मोल्ड्स में से, तो इस टाइप से हमें वो देखने को मिलती है, इस टाइप से। देन सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग माइक्रोटोम। सेक्शन कटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम माइक्रोटोम यूज करते हैं। ये हमारा माइक्रोटोम है। माइक्रोटोम जो है 5 टाइप्स के होते हैं, लाइक आपका रोटेटरी, स्लाइडिंग, फ्रीजिंग, रॉकिंग एंड बेस लेज। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो होता है रोटेटरी माइक्रोटोम। दिस इज रोटेटरी माइक्रोटोम। ये इस टाइप से हम इसको रोटेट करते हैं। इसमें हैंडल टाइप होता है, यहाँ पे हमारा सेक्शन होता है और यहाँ से हम रोटेट करते हैं, वैसे ही हमारे पास सेक्शन कट के आता रहता है। ये इस टाइप से हमारे पास जो सेक्शन है, ये हमने यहाँ पर सेक्शन लगाया हुआ है और यहाँ पर हैंडल होता है, उससे कट करते हैं और ये हमारा सेक्शन कट के आ रहा है। इतना थिन होता है, ये बहुत ही थिन लेयर होती है ये जो हमारे पास कट के आती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेक्शन कटिंग हमने की, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से हमारे पास जो सेक्शन कटिंग की है, अब क्या है उसमें सेक्शन कटिंग तो हमने की है, बट वो किसके साथ की है, वैक्स के साथ। यानी कि हमने ब्लॉक्स तो पैराफिन वैक्स का बनाया था ना, तो इट मीन्स वैक्स भी आएगी। अब उसको हम स्लाइड पर कैसे लेंगे, हम स्लाइड पे कैसे लेंगे, ये वाटर बाथ होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने सेक्शन कट किया है उसको हम इसमें वाटर बाथ में फ्लोट कराएंगे। तो क्या होगा, जब हम फ्लोट कराएंगे तो इसमें ऐसे थ्रेड्स लाइक वो हमारा जो टिश्यू है इस तरीके से आपको फ्लोट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड को डिप करेंगे और उसमें सेक्शंस लेंगे और तुरंत उसको निकाल लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो थ्रेड लाइक था ये आपकी स्लाइड पे इस तरह से प्लेस हो जाएगा। देन रूटीन स्टेनिंग। रूटीन स्टेनिंग जो मोस्ट कॉमनली स्टेन यूज होती है आपके हिस्टोपैथोलॉजी में, इट्स HND यानी कि हेमेटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन। हेमेटॉक्सिलिन जो है न्यूक्लियर स्टेन होती है और इओसिन जो होती है वो होती है साइटोप्लाज्मिक स्टेन। उसके बाद हम स्टेन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है माउंटेड इन DPX। माउंट करेंगे हम DPX में या फिर कैनेडा बाल्स में। जो एंड रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा, जो हम माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, इस तरह से हमारी स्लाइड्स हमें दिखेंगी। ये स्टेन करी हुई स्लाइड्स हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा, न्यूक्लियाई ब्लू कलर का हमें दिखेगा, साइटोप्लाज्म पिंक, ठीक है, एंड RBCs एंड केराटिन पिंक। तो ये क्या है, ये नॉर्मल आपकी फाइंडिंग्स हैं जो कि दिखेंगी। ये आपकी स्लाइड है, इस तरह से आप देखेंगे और ये हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। इसको ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो बायोप्सी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बायोप्सी, एक होती है ऑटोप्सी। जो ऑटोप्सी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमें पोस्टमार्टम रूम से। और जो बायोप्सी आती है वो आती है हमारे पास OT से, यानी कि ऑपरेशन थिएटर से। तो बायोप्सी जो होती है वो 2 टाइप से होती है, इट्स इंसेशनल एंड एक्सेशनल। इंसेशनल बायोप्सी जो होती है उसमें हम टिश्यू का छोटा सा पार्ट लेते हैं और जो एक्सेशनल बायोप्सी होती है उसमें हम पूरा ऑर्गन या टिश्यू हम उसमें लेते हैं, तब उसकी बायोप्सी होती है। तो इस तरह से बायोप्सी 2 टाइप्स की होती है। थैंक यू वेरी मच।